बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4B के सिलसिले में अपना पहला टेस्ट यानी ओवरऑल टेस्ट नंबर 31 डिस्कस किया था। आज हमने यूनिट नंबर 4B का दूसरा टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 32 डिस्कस करना है। सो अपना काम शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ साउंड वेव emits wave of frequency f. If v is the speed of the sound waves, then what will be the wavelength of the wave? पहला ही MCQ काफी आसान MCQ है। v equals f lambda, तो यहाँ से अगर मैं lambda निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? v over f के बराबर आ जाएगा। आपके 86 MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 87. The speed of the wave in a medium is 350 meter per second. If 3600 waves pass through a point in that medium in 6 minutes, its wavelength is. तो सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। नाउ प्लीज 6 मिनट्स में कितनी वेव्स पास कर रही हैं? 3600। नाउ 6 मिनट का मतलब क्या है? 360 सेकंड। तो 360 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रही हैं? आई रिपीट 3600। तो अगर मैं 360 को उधर ले जाऊं तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास कर रही हैं? 10, एंड दैट कम्स आउट टू बी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 वेव्स पर सेकंड या 10 हर्ट्ज। और आगे लैम्डा इक्वल्स v ओवर एफ। v कितना था? 350। f कितना था? 10। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। आपके 87th MCQ का आंसर क्या आएगा? 35 मीटर, यानी आपके 87th MCQ का आंसर क्या आएगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 88. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड emitted from a source in water is 800 hertz. If the speed of the sound in water is 1200 meter per second and in air is 350 meter per second, then the frequency of the sound heard above the surface of the water is. याद रखिएगा, मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो जो वेव की फ्रीक्वेंसी एयर में होगी वही वेव की फ्रीक्वेंसी वाटर में होगी, या जो एयर की वेव की फ्रीक्वेंसी वाटर में होगी वही वेव की फ्रीक्वेंसी एयर में भी होगी। 88 MCQ का आंसर क्या होगा? 800 हर्ट्ज, बीटा। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 89. स्टेशनरी वेव्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस. स्टेशनरी वेव्स पैदा करने के लिए दो शराइत, दोनों मिलने या सुपरपोज होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब सेम डायरेक्शन वाली वेव्स स्टेशनरी वेव्स नहीं बना सकती। आपके 89th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90. A stress string of length 4 meter vibrates in 6 segments. The distance between consecutive notes is. स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स 2L ओवर n। लैम्डा इक्वल्स 2 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। धागे की लेंथ क्या थी? 4, और कितने हार्मोनिक्स पैदा हो रहे थे? 6। 2 और 6 कैंसिल होके तो वेवलेंथ क्या आ गई? 4/3। स्टेशनरी वेव्स में दो लगातार नोड्स के दरमियान का फासला क्या होता है? लैम्डा बाय 2। तो ये बाय 2 में ये 2 वैसे का वैसा, और लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? 4/3। Now that comes out to be 4/6 or 2/3. 2/3 comes out to be 0.66 meter, and 0.66 meter is the answer. आपके 90th MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी 0.66 meter. Question number 91. If the tension in the string stretched between two fixed points is made 4 times, then the frequency of the third harmonic will be. Now stretch string के लिए थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये F3 equals 3 over 2L into square root F over M। ये क्या शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेंशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। आगे आप सवाल जुबानी भी हो सकता है। अगर टेंशन में इजाफा होगा तो फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा होगा, और अगर टेंशन में कितना इजाफा हो रहा है? 4 गुना, तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में कितना इजाफा हो जाएगा? 2 गुना। आपके 91st MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा, यानी 2 times. Question number 92. Which of the following can be the set of frequencies of stationary waves in a stress string? मैंने आपको रूटीन के लेक्चर में बताया था कि स्टेशनरी वेव्स क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो करती हैं, यानी Fn equals NF1। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, लाइक क्लोज ऑर्गन पाइप के जिसमें इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्सेप्शन है। हम यहाँ पे जनरल रूल डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर पहली हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 F1, तो दूसरे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी उसका डबल हो जाएगी 2F1। 3 हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी पहले का ट्रिपल हो जाएगी 3F1, एंड सो ऑन। तो ये बिहेवियर आप देखें मुझे अल्फा में दिखाई दे रहा है। 50 आगे उसका डबल, 100 आगे उसका ट्रिपल।
और 150, ये बिहेवियर मुझे बीटा में भी दिखाई दे रहा है 150, आगे उसका डबल 300, आगे उसका ट्रिपल 450, और ये बिहेवियर मुझे आप देख सकते हैं चार्ली में भी दिखाई दे रहा है 75, 150, 225 जाहिर सी बात है कि 75 का 3 टाइम्स हो जाएगा। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 93, the relation for the speed of stationary waves produced in a stress string and mass per unit length m is। याद देखिएगा स्टेशनरी वेव्स जो जब स्ट्रेस स्ट्रिंग में पैदा होती हैं तो उनकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल स्क्वायर रूट f ओवर m। इसमें f क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स अल्फा। क्वेश्चन नंबर 94, अ स्टैंडिंग वेव is produced in a 10 meter long stress string if the string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 meter per second, then the frequency of the wave is। now please फिर फॉर्मूला स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2l ओवर n। नाउ प्लीज 2 वैसे का वैसा, लेंथ कितनी थी जी स्ट्रिंग की या धागे की 10, हार्मोनिक्स कितने पैदा हो रहे थे 5, 10 by 5 is 2 and 2 into 2 is 4 meter। now this comes out to be wavelength। और आगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए f इक्वल्स v बाय लैम्डा, v कितना था 20, लैम्डा कितना था 4, 20 by 4 का आंसर क्या आएगा 5 हर्ट्ज। आपके 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 40। क्वेश्चन नंबर 95, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 75 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन इज। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है, सेकंड हार्मोनिक। लेकिन आपको पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है सेकंड हार्मोनिक यानी थर्ड हार्मोनिक। मैं फिर जुमला बोल देता हूं, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकंड हार्मोनिक, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए सेकंड हार्मोनिक एक्चुअली क्या होता है थर्ड हार्मोनिक। तो इसका मतलब जब आपसे क्लोज ऑर्गन पाइप के सेकंड हार्मोनिक के बारे में पूछा जा रहा है तो आपसे बेसिकली F3 के बारे में पूछा जा रहा है। और F3 क्या होता है 3F1, 3F1 कितना था 75, तो 3 टाइम्स ऑफ 75 कम्स आउट टू बी 225 हर्ट्ज। आपके 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 96, when the speed of sound in air is 330 meter per second, the shortest air column close at one end that will respond to a tuning fork of frequency 660 vibrations per second, that is hertz, has a length of approximately। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल्स v ओवर 4l, l उधर ले जाएं f इधर ले जाएं तो l क्या बन जाएगा v ओवर 4f। v कितना था 330, 4 इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 660, 0 0 कैंसिल हो गया, 33 बाय 66 इज 1/2, तो क्या बना 1/8 विच इज 0.125 मीटर और 12.5 सेंटीमीटर। 96th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। Question number 97, a closed organ pipe and an open organ pipe have their first overtone of the same frequency, their lengths are in the ratio of। closed organ pipe के लिए first overtone का मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक नहीं थर्ड हार्मोनिक। अभी आपको बताया क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। आई रिपीट, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है थर्ड हार्मोनिक, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है सेकंड हार्मोनिक। इसका क्या मतलब है F3C इक्वल्स F2O। इक्वल इसलिए कि उसने सवाल में कहा है कि रेजोनेट कर गए, इक्वल कर गए, मैच कर गए। F3C का मतलब क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन, और F2O का मतलब क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन। तो हैं दोनों के फर्स्ट ओवरटोन ही, लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन इज एक्चुअली सेकंड हार्मोनिक, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन इज एक्चुअली थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में दूसरा हार्मोनिक इवन हार्मोनिक एक्सिस्ट नहीं करेगा। F3C इज इक्वल टू F2O। आप सबको पता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है NV ओवर 2L, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है NV ओवर 4L। तो F2O यहां से आएगा, F3C यहां से आएगा। F2O में n की जगह क्या रिप्लेस कर दें 2, तो F2O क्या आ जाएगा 2V over 2LO, where LO is the length of open organ pipe, और F3C के लिए n की जगह यहाँ पे 3 रिप्लेस कर दें तो F3C क्या आएगा 3V over 4LC, where LC is the length of closed organ pipe। 2 और 2 हो गया कैंसिल,
LC उधर हैं और यहाँ पे 3/4 रह जाएगा, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 3/4 ओवर LC इंटू 1 ओवर LO, और यहाँ से अगर मैं LC को उधर ले जाऊं तो LC ओवर LO कम्स आउट टू बी 3/4। आपका 97th MCQ का आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 98, एन organ pipe open at both ends and another organ pipe closed at one end will resonate with each other if their lengths are in the ratio of. Now एक पाइप है ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा पाइप है क्लोज ऑर्गन पाइप, बताएं उनकी लेंथ की रेशियो क्या होगी कि वो रेजोनेट कर जाएं। क्या मतलब रेजोनेट कर जाएं? मतलब उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएं, यानी F1C क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू F1O यानी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4LC, जबकि LC क्या है? क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ, और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2LO, जिसमें LO क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ। प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, V और V कैंसिल हो जाएगा, LO इधर आ गया, तो LO ओवर LC इज 4/2 एंड 4/2 इज ऑफ कोर्स 2:1। 98 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 99, अ ट्रेन moves towards a stationary observer with a speed of 34 meter per second. The train sounds a whistle and its frequency registered is F1. If the train speed is reduced to 17 meter per second, the frequency registered is F2. If the speed of the sound is 340 meter per second, then the ratio of F1 and F2 is. Please सवाल समझें। एक ट्रेन है, पहले वो एक ऑब्जर्वर की तरफ 34 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, और फिर वही ट्रेन उसी ऑब्जर्वर की तरफ 17 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू होगी। तो पहले केस में ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ 34 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, दूसरे केस में ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ 17 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसका मतलब दोनों केसेस में ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, थर्ड केस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। लेकिन पहले केस में सोर्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी थी? 34, और दूसरे केस में सोर्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी थी? 17। आपने दोनों केसेस में पैदा होने वाली अपीरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेशियो निकालनी है। नाउ जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ यानी ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ 34 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/V माइनस US इनटू F। F1 क्या है? अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस। V क्या है? स्पीड ऑफ द वेव which was 340। F क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने एज इट इज रहने दिया। V क्या है? स्पीड ऑफ द वेव which was 340। US क्या था? इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर एंड दैट वाज 34। नाउ दूसरे केस में जब ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ ही मूव कर रही थी, लेकिन उसकी स्पीड 34 से क्या हो गई थी? 17 मीटर पर सेकंड हो गई थी, तो अभी भी डॉपलर इफेक्ट का थर्ड केस ही लगेगा। F2 इक्वल्स VF और V माइनस US। F2 क्या है? दूसरे केस में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी V कितना था? 340। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, V कितना था? 340, और स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 17। सो प्लीज जरा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में क्या कर दें? डिवाइड कर दें, यानी F1 को किससे डिवाइड कर दें? F2 से। तो F1 बाई F2 इक्वल्स, जब ये फैक्टर इस फैक्टर से डिवाइड होगा तो 340F और 340F कैंसिल होगा, दिस कम्स आउट टू बी दिस। आई डू सजेस्ट एक दफा आपने भी कैलकुलेशन लाजमन करनी है, आसान हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस। और ऊपर 323 और नीचे 306 है, तो आंसर 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा मुझे एक ही आंसर दिखाई दे रहा है, कौन सा? डेल्टा। 19/18। 99th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा 19/18। बट आई डू सजेस्ट एक दफा आप भी ये कैलकुलेशन लाजमी करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100, अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद अ स्पीड 1/4 to that of sound. If the frequency of the sound from the source is 200 hertz, the apparent frequency of the sound heard by the observer is Doppler's effect का थर्ड केस। F डैश क्या है? अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपने निकालनी थी। V क्या है? स्पीड ऑफ द वेव। V क्या है? स्पीड ऑफ द वेव। F क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और US क्या था? स्पीड ऑफ द सोर्स विच वाज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव। तो US की जगह क्या लिखा जाएगा? V/4। US की जगह क्या आ गया? V/4। V वैसे का वैसा, F वैसे का वैसा है, नीचे एलसीएम क्या आएगा? 3V/4। V और V आपस में क्या हो गया? कैंसिल, 4 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 4/3 टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। 4
3, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा 200, दिस कम्स आउट टू बी 800/3 एंड दैट इज 266 हर्ट्ज। आपके 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 266 हर्ट्ज, यानी आपके 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा। Question number 101, when an observer moves away from a stationary source then the frequency of the sound will be, ये डॉपलर्स इफेक्ट का दूसरा केस है। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा। बस इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे इसने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को FO कह दिया है और बाकी टर्म्स तो मैं आपको बहुत दफा पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिपीट, 101 का आंसर क्या होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 102, a fast train moving at 40 meter per second passes by a stationary observer emitting a whistle of frequency 300 hertz. If the velocity of the sound waves is 340 meter per second, then the change in apparent frequency of the sound just before and just after the train passes by the observer will be nearly. अच्छा, एक ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है और कुछ देर बाद वो ऑब्जर्वर को क्रॉस करके 40 मीटर पर सेकंड से ऑब्जर्वर से दूर जाना शुरू हो जाती है। इसका मतलब बिफोर क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर, ये कौन सा केस होगा डॉपलर इफेक्ट का थर्ड केस, जिसमें ट्रेन यानी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर, ये डॉपलर इफेक्ट का कौन सा केस होगा फोर्थ केस के, जिसमें ट्रेन ऑब्जर्वर से अवे जा रही है। आपने दोनों केसेस के लिए जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज है उनमें डिफरेंस निकालना है। नाउ जब सोर्स यानी ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही थी विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी VF/V माइनस US। V क्या है स्पीड ऑफ साउंड 340, F क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 300, V क्या है 340 स्पीड ऑफ साउंड और US क्या है स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द सोर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एंड दैट वाज 40। 340 माइनस 40 इज 300, 300 300 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले केस में व्हेन ट्रेन was approaching the observer, the apparent frequency comes out to be 340 hertz। और ऑब्जर्वर को क्रॉस करने के बाद जब वही ट्रेन ऑब्जर्वर से किधर जा रही होगी, दूर जा रही होगी, तो डॉपलर इफेक्ट का चौथा केस होगा जिसके मुताबिक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने इस केस में F2 का नाम दे दिया, रिमेंबर वही स्पीड है लेकिन अब ट्रेन या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की जिसको मैंने इस केस में F2 का नाम दे दिया वो क्या आएगा चौथे केस के मुताबिक ये V340, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 300 और नीचे क्या आ जाएगा 340 प्लस 40, दिस कम्स आउट टू बी दिस। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने का आपका मैं तरीका डिस्कस करूं। 340 को ले लें, चलो अप्रॉक्सीमेट का साइन ले लेते हैं। 340 को ऑलमोस्ट क्या ले लें 320 इंटू 300 और नीचे 380 को क्या ले लें 400। इससे फायदा क्या होगा प्लीज, ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल, ये क्या बचा 30, 32/4 is 8, 8 into 30 is 240। Now F1 कितना था when the train was approaching the observer 340, F2 almost कितना आ गया when the train was moving away from the observer 240, 340 और 240 में डिफरेंस कितना है 100। तो आपका आंसर 100 या इसके करीब आएगा and the closest answer to 100 is 72 हर्ट्ज। आपके 102 MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स देन, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है तो याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट का पहला केस है और इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए आप ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और जो वेव की वेलोसिटी उसको ऐड कर देते हैं, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है इजाफा, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में इजाफे की वजह रिलेटिव वेलोसिटी में इजाफा होना है। इस प्रोसेस के दौरान वेव लेंथ चेंज नहीं होती। आपके 103 MCQ का आंसर क्या होगा बोथ A and C, यानी डेल्टा, यानी A के मुताबिक फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा और C के मुताबिक फ्रीक्वेंसी चेंज वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। 103 का आंसर होगा डेल्टा बोथ A and C। क्वेश्चन नंबर 104, द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ द वेव्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट, दूर यानी कि कोई सितारा है स्टार ऑब्जर्व बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज 200 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज अपेरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश। If the same waves when produced in a lab have a wavelength of 150 centimeter, this is actual wavelength, then which of the following is true? इससे पहले कि मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं, apparent wavelength is greater than actual wavelength, इसका क्या मतलब है apparent frequency is less than actual frequency, इसका क्या मतलब है वो सितारा जमीन से दूर जा रहा है। एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जी बिल्कुल। स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, बिल्कुल नहीं। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जी बिल्कुल। 104 MCQ का आंसर क्या होगा बोथ
A and C, यानी 104 MCQ का आंसर क्या होगा? Delta. Question number 105. Suppose that the speed of sound in air at a given temperature is 400 meter per second. An engine blows a whistle at 1500 hertz. It is approaching an observer at a speed of 100 meter per second. What is the apparent frequency as heard by the observer? Doppler's effect का third case, V, speed of sound 400, actual frequency 1500, V 400 और speed of source with respect to observer is 100. तो apparent frequency आ जाएगी 400 minus 100 is 300. This 1500 over 300 is 5 and 5 into 400 comes out to be 2000 hertz. आपके 105 MCQ का आंसर क्या होगा? Alpha. Question number 106. In a sonar or sonar technique, the waves that are used for detecting underwater objects are sonic या ultrasonic waves. 106 का आंसर होगा चार्ली. आपको बताया था रेडार में रेडियो वेव्स यूज होती हैं और सोनर या सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं. 106 का आंसर होगा चार्ली. क्वेश्चन नंबर 107. An observer is moving away from a source of sound of frequency 100 hertz. His speed is 33 meter per second. The speed of the sound is 330 meter per second. Observed frequency is. Doppler's effect का दूसरा केस. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है. स्पीड ऑफ द साउंड इज 330. ऑब्जर्वर की स्पीड 33. स्पीड ऑफ द साउंड इज 330. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 100. 330 minus 33 is 297 over 330 into 100. अगर मैं ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 99 over 110 into 100. एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. 99 over 11 is 9 and 9 into 10 comes out to be 90 hertz. आपके 107th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा यानी 90 hertz. Question number 108. An observer moves towards a stationary source of sound with a speed of 1/5 of the speed of the sound. The wavelength and frequency of the wave emitted by the source are lambda and f respectively. The apparent frequency and wavelength recorded by the observer are respectively. ये Doppler's effect का पहला केस है. पहले दो केसेस में अगर आपको याद हो मैंने लेक्चर में भी बताया था, पहले दो केसेस में जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का चेंज होना रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है, वेवलेंथ चेंज नहीं होती. कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस एमसीक्यू में, क्योंकि ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस है. तो फर्स्ट केस के दौरान अपीरेंट फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह वेलोसिटी का चेंज होना है, वेवलेंथ में कोई तब्दीली नहीं आएगी. तो कोई ऐसे ऑप्शन देखें जिसमें वेवलेंथ तब्दील नहीं हो रही, यानी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, यानी पहले भी वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा, और अब भी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा. और अगर मैं गलत थी तो मुझे ऐसे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, कोई कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है. 108 का आंसर क्या होगा? चार्ली, चूंकि इसमें आपको वेवलेंथ चेंज होती दिखाई नहीं दे रही. आई रिपीट, 108 का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 109. Two waves of same amplitude superimpose produce resultant wave of same amplitude. The phase difference between these waves will be. बहुत अहम MCQ फ्रीक्वेंटली पूछा गया हुआ है. Now please, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R equals k root a square plus b square plus 2ab cos theta. इसमें a क्या है? पहली वेव का एम्पलीट्यूड. इसमें b क्या है? दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड. और इसमें r क्या है? दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट. ना उसने सवाल में क्या कहा हुआ है कि तीनों वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है, यानी सुपरपोज होने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड भी और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, तीनों वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है. इसका मतलब अगर तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैं तीनों को क्या नाम दे देता हूं? x का. इसका मतलब इस r की जगह क्या आ जाएगा? x. a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? x यानी x का स्क्वायर. b की स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 2. a की जगह क्या आ जाएगा? x. b की जगह क्या आ जाएगा? x. तो ये भी क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर cos थीटा. दोनों तरफ का स्क्वायर लें, दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर दें प्लीज. 1 प्लस 1 2, ये 2 उधर जाके 1 में से जब माइनस होगा तो 2 cos थीटा क्या आ जाएगा? -1. तो cos थीटा क्या आ जाएगा? -1/2 एंड दैट हैपेंस एट 120 डिग्री व्हिच कैन बी रिटन एज 2 π/3. आपके 109th MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी 2 π/3. Question number 110. If the tension in the string is doubled and its mass per unit length is reduced to half, then the speed of the transverse wave on it is. धागे में पैदा होने वाली वेव्स या ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है? स्क्वायर रूट f/m. f क्या है? टेंशन. और स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. टेंशन उसने क्या कर दी? डबल. तो f की जगह मैं आपको समझाने के लिए क्या लिख लेता हूं? 2. और मास पर यूनिट लेंथ उसने क्या कर दी? हाफ. तो m की जगह क्या आ गया?
1/2, ये 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 4, जो जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2, यानी वेलोसिटी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 1/10 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 111, द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड एंड पाइप इज। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एन इक्वल्स 4L/n। और अगर आपने फंडामेंटल वेवलेंथ निकालनी है तो एन की जगह क्या आ जाएगा 1, तो जब एन की जगह क्या आएगा 1 तो फंडामेंटल वेवलेंथ यानी लैम्डा 1 किसके बराबर आ जाएगी, 4L के। आपके 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40 यानी 4L। क्वेश्चन नंबर 112, the figure below represents a progressive wave traveling at a speed of 2500 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम आपके सवाल में भी बनी हुई है, मैंने भी यहाँ पे बना दी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, लैम्डा को कवर करने का टाइम। और लैम्डा क्या होता है, दो लगातार क्रेस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का फासला। दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान का फासला क्या कहलाता है, लैम्डा। लैम्डा को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम कितना है 5, लैम्डा खत्म होने के बाद फाइनल टाइम कितना है 15, तो टाइम पीरियड 5 से लेकर 15 तक, यानी टाइम पीरियड क्या आ गया 10, और कैलिब्रेशन किसमें हुई है, माइक्रोसेकंड में, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 10 माइक्रोसेकंड, विच कैन बी रिटन एज 10 × 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁵ सेकंड। आगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, और 1/10⁻⁵ इज 10⁵ हर्ट्ज, विच कैन बी रिटन एज 100 किलो हर्ट्ज। आपके 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस द चेंज इन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन गोइंग फ्रॉम एक्स-रे टू रेडियो वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक्स-रे हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं और रेडियो वेव्स लेस एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। इसका मतलब एक्स-रे से रेडियो वेव्स तक आते हुए एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, मोमेंटम कम होगा, वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा, स्पीड में कोई चेंज हरगिज नहीं आएगी। 113th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। क्वेश्चन नंबर 114, which of the following groups of electromagnetic waves is in the order of decreasing frequency। तो फिर वही बात है कि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आपने रिवर्स ऑर्डर में चलना है, जिस ऑर्डर में मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में था। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में आप रिवर्स ऑर्डर से चलते हुए गामा से स्टार्ट होकर कहाँ पे आएंगे, एक्सरे पे आएंगे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट पे आएंगे, उसके बाद विजिबल पे आएंगे, उसके बाद इंफ्रारेड पे आएंगे, एंड फिर कहीं जाके आप रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। 114 का आंसर होगा अल्फा, क्योंकि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पूछा गया था। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज अक्कर। सबसे पहले लैम्डा इक्वल C/F। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए C क्या होता है 3 × 10⁸, और F क्या है 6 × 10⁻14। दैट कम्स आउट टू बी 0.5 माइक्रोमीटर या 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 500 नैनोमीटर। तो अगर आपको याद हो, दिस इज क्लोज टू 510 नैनोमीटर, विच इज अ वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट। और येलो लाइट ऑफ कोर्स कौन सी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है। आपके 115th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, विजिबल यानी डेल्टा। होपफुली आज के तमाम सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।